जैसा कि दोस्तों प्रीवियस वीडियो में हम थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी यानी कि टीएलसी के बारे में डिस्कस कर रहे थे और जो हमारा लास्ट पॉइंट था वो था एक्सपेरिमेंटल टेक्निक ऑफ टीएलसी, यानी कि हम टीएलसी को कैसे तैयार करते हैं। तो टीएलसी तैयार करने के लिए हमने दो स्टेप के बारे में डिस्कस किया था। पहला था कोटिंग मटेरियल और दूसरा था कि कैसे प्लेट को तैयार करेंगे। तो यदि आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, तभी आपको आज का ये वीडियो अच्छे से समझ में आएगा। और प्रीवियस वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, उस लिंक पर क्लिक करके आप वीडियो को देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम प्रीवियस वीडियो से आगे के टॉपिक को डिस्कस करेंगे और आज का जो स्टार्टिंग का टॉपिक है वो है एक्टिवेशन ऑफ plate. After making thin layer in plate, remove as completely as possible the liquid associated with the thin layer. तो जैसे ही आपका प्लेट तैयार होता है तो उस प्लेट से जितने भी लिक्विड जुड़े हैं उन लिक्विड को हटाना ही कहलाता है एक्टिवेशन ऑफ प्लेट। तो इसके लिए करते क्या है, दिस इज डन बाय ड्राइंग द थिन लेयर प्लेट फॉर 30 मिनट इन द एयर, देन प्लेस इन ओवन एट 110 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 30 मिनट। तो जब आपका थिन लेयर प्लेट तैयार हो जाता है तो इसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले 30 मिनट के लिए वायु में सुखाते हैं और उसके बाद फिर इसे ओवन में 110 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 मिनट के लिए रख देते हैं। और इस तरह से आपका जो प्लेट है वह कहलाता है एक्टिवेटेड प्लेट और इस प्रोसीजर को हम कहते हैं एक्टिवेशन ऑफ प्लेट। अब इसके बाद आता है अगला स्टेप, सैंपल एप्लीकेशन। तो इसमें क्या करते हैं कि जो हमारा प्लेट है उस पे 1 सेंटीमीटर ऊपर की ओर एक लाइन ड्रा करते हैं और इस पे और उसके बाद इस लाइन पर बराबर दूरी पर एक मार्किंग कर देते हैं पेंसिल से। इसके बाद जो हमने सैंपल लिया है उस सैंपल को पीपेट या फिर माइक्रो पीपेट के थ्रू उस मार्किंग पर रखते हैं। तो यहाँ पर जो अलग अलग हमारे पास सैंपल है उन अलग अलग सैंपल को हम इन अलग अलग मार्किंग पर रखेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं सैंपल ए, बी, सी और सैंपल डी है। तो जब भी हम सैंपल को रखते हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि जो सैंपल का डायमीटर हो वह ज़्यादा ना हो। तो सैंपल रखते हुए हम क्या करेंगे, एक बार जब सैंपल को रखेंगे उसके बाद उसे कुछ देर के लिए छोड़ देंगे, फिर दोबारा से सैंपल को रखेंगे जिससे कि सैंपल का जो डायमीटर होगा वह ज़्यादा अधिक नहीं होगा। सैंपल को प्लेट पे रखने के बाद अगला जो हमारा स्टेप होगा वो होगा सॉल्वेंट सिस्टम, यानी कि हम सॉल्वेंट को तैयार करेंगे। तो सॉल्वेंट को लेते समय हमें दो चीज़ों का ध्यान देना होगा, पहला कि उसका नेचर क्या है और दूसरा कि जो हम एब्जॉर्बेंट यूज़ कर रहे हैं प्लेट पर वो कैसा है। तो टीएलसी जार में जो हम सॉल्वेंट लेते हैं वो ले सकते हैं पेट्रोलियम ईथर, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ट्राइक्लोरोएथिलीन, क्लोरोफॉर्म, डाइएथिल ईथर, पिरिमिडीन, एसीटोन, प्रोपेनॉल, एथेनॉल, मेथेनॉल, वाटर, ग्लिसरॉल। तो इन सभी में से किसी एक को सॉल्वेंट के रूप में यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर आपको बता दें कि ये जो सॉल्वेंट होंगे या तो सिंगल होंगे या फिर मिक्सचर भी हो सकते हैं टू डिफरेंट सॉल्वेंट का। अब इसके बाद क्या करते हैं कि हम जार लेते हैं और उस जार में इस सॉल्वेंट को डालते हैं। तो सॉल्वेंट को जार में डालने से पहले हम ये क्लियर कर लें कि वो जो जार है वो सैचुरेटेड है या नहीं। सैचुरेटेड कहने का मतलब कि उस जार में कोई नमी या फिर अनवांटेड कोई और मिक्सचर ना हो। तो इसके लिए सबसे पहले हम उस पर क्या करते हैं, फ़िल्टर पेपर रख देते हैं या फिर फ़िल्टर पेपर से अच्छे तरह से सुखा देते हैं। अब इसके बाद जो हमने प्लेट बनाया हुआ है उस प्लेट को इस जार में रख देते हैं और प्लेट को जार में रखने के बाद इसे हम कवर कर देते हैं। कवर इसलिए करते हैं क्योंकि जो सॉल्वेंट है वह जार के अंदर इवोपरेट होकर बाहर न निकले। तो जब प्लेट को हम इस सॉल्वेंट में रखते हैं तो सॉल्वेंट धीरे धीरे ऊपर की ओर चढ़ता है और जितने भी सैंपल में पिगमेंट है या फिर सैंपल में कंपोनेंट है वह धीरे धीरे सॉल्वेंट के साथ ऊपर की ओर जाते हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, उस प्लेट को बाहर की ओर निकालेंगे और उसे ड्रायर के थ्रू ड्राई करेंगे। अब जब प्लेट सूख जाता है तो अब इसको हम विजुअलाइज करेंगे। तो इसको विजुअलाइज करने के लिए हम दो टेक्निक यूज़ करते हैं, या तो यूवी लैम्प का यूज़ करेंगे या फिर केमिकल रिएजेंट का यूज़ करेंगे। तो जब आप यूवी लैम्प से विजुअलाइज करते हैं तो आप जब देखेंगे कि इस प्लेट पर आपको जो अलग अलग पिगमेंट हैं या फिर अलग अलग जो सैंपल में सबस्टेंस है वो दिखाई देंगे। अब ये सबस्टेंस जहाँ पर हैं उसे पेंसिल के थ्रू मार्क कर देंगे, यानी कि उस पॉइंट पर हम पेंसिल से सर्कल बना लेते हैं।
तो इसके बाद हमारा जो अगला स्टेप होता है वो होता है इवेल्युएशन, यानी कि डिटर्मिनेशन ऑफ रिटेंशन फैक्टर, यानी कि आरएफ को डिटरमाइन करना। तो आरएफ को कैसे डिटरमाइन किया जाता है मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा। पहले आइए समझते हैं कि कैसे हम केमिकल रिएजेंट के थ्रू जो सैंपल है उसको विजुलाइज करेंगे। तो इसके लिए होता है क्या है कि हम अलग अलग केमिकल यूज़ करते हैं, उस केमिकल को हम स्प्रे करते हैं। जैसे कि हम केमिकल के रूप में ले लें आयोडीन, निनहाइड्रीन, पोटेशियम परमैंगनेट, वैनिलीन। तो ये जो केमिकल होते हैं, इन केमिकल के प्रेजेंस में सैंपल में पाए जाने वाले जो पिगमेंट हैं या फिर सबस्टेंस हैं वह दिखाई देने लगते हैं। जैसे अगर हम बात करें आयोडीन की, तो इसका यूज़ किया जाता है अनसैचुरेटेड और एरोमेटिक कंपाउंड को आइडेंटिफाई करने में। उसी तरह अगर हम बात करें निनहाइड्रीन की, तो इसका यूज़ किया जाता है एमिनो एसिड और एमाइंस को आइडेंटिफाई करने में। और वहीं हम बात करें पोटेशियम परमैंगनेट की, तो पोटेशियम परमैंगनेट के द्वारा ये पता चलता है कि कौन सा कंपाउंड ऑक्सीडाइज हुआ है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को पता लगाने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। तो इस तरह से अलग अलग जो केमिकल एजेंट हैं वो यूज़ किए जाते हैं अलग अलग सैंपल में पाए जाने वाले सबस्टेंस के लिए। तो इस एजेंट को हम क्या करेंगे, उस प्लेट पर स्प्रे करेंगे या फिर फैला देंगे, तो जिससे कि उसमें प्लेट पे जो भी सबस्टेंस होंगे वह धीरे धीरे हमें विजुलाइज हो जाएंगे। फिर हम उसे सर्कल कर लेंगे और इसके बाद जो हमारा अगला स्टेप होगा वो होगा इवेल्युएशन, यानी कि आरएफ को डिटरमाइन करना। तो आरएफ होता क्या है, आइए पहले हम इसको समझ लेते हैं, फिर हम देखते हैं कि कैसे हम आरएफ को डिटरमाइन करेंगे। तो आरएफ को हम रिटार्डेशन फैक्टर कहते हैं। In thin layer chromatography, when the condition are kept constant, a particular compound always travel a fixed percentage of the distance travel by the solvent front। तो रिटार्डेशन फैक्टर होता है क्या है कि यदि हम थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में अगर हम कंडीशन को कांस्टेंट रख देते हैं, तो जो पर्टिकुलर कंपाउंड है उसमें पाए जाने वाले जो कंपोनेंट हैं वह सॉल्वेंट के द्वारा उस सॉल्वेंट फ्रंट के अंदर एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर ट्रेवल करते हैं। तो हमने जो मार्किंग किया है उस पॉइंट से लेकर सॉल्वेंट फ्रंट तक के जो डिस्टेंस है उसी को हम रिटार्डेशन फैक्टर कहते हैं। अब यहाँ पर एक टर्म यूज़ हुआ है सॉल्वेंट फ्रंट। तो सॉल्वेंट फ्रंट क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ। तो जैसा कि हमने पीछे देखा था कि थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में एक जार होता है, एब्जॉर्बेंट होता है प्लेट के ऊपर, और उसके बाद हम नीचे की ओर 1 सेंटीमीटर से ऊपर की ओर निशान लगाते हैं जिसे हम बोलते हैं सैंपल स्पॉट, और इस सैंपल को हम सॉल्वेंट में डिप करते हैं। तो डिप करते हुए इस चीज़ को ध्यान रखते हैं कि जो सॉल्वेंट है वो लाइन के नीचे ही होना चाहिए। तो जिस पॉइंट पर हम सैंपल को रखते हैं उसको हम बोलते हैं स्टार्टिंग लाइन। तो स्टार्टिंग लाइन जो होता है प्लेट पर 1 सेंटीमीटर नीचे से ऊपर की ओर होता है, और उसी तरह प्लेट के ऊपर से 1 सेंटीमीटर नीचे की ओर एक लाइन होती है जिसे हम बोलते हैं सॉल्वेंट फ्रंट, जहाँ तक कि सॉल्वेंट ट्रेवल करता है। ठीक है, तो सॉल्वेंट फ्रंट तक जो सॉल्वेंट है वो ट्रेवल करके पहुँचता है। तो याद रखिएगा कि सॉल्वेंट फ्रंट क्या है, सॉल्वेंट फ्रंट वो लाइन है जहाँ पर सॉल्वेंट नीचे से ऊपर की ओर जाता है। तो इस तरह से देखा जाए तो रिटार्डेशन फैक्टर वो फैक्टर है जिसमें कि हम डिस्टेंस को आइडेंटिफाई करते हैं सॉल्वेंट फ्रंट और स्टार्टिंग पॉइंट के बीच, और इसे हम आरएफ या फिर रेशियो टू फ्रंट भी कहते हैं। तो जो रिटार्डेशन फैक्टर होता है इसकी वैल्यू हमेशा डेसिमल फ्रैक्शन में आती है। ठीक है, और हर एक कंपाउंड के लिए एक फिक्स आरएफ वैल्यू होती है, और यदि आरएफ वैल्यू 0.3 से लेकर 0.7 के बीच आता है तो उसे बेस्ट रिजल्ट माना जाता है। तो आरएफ के लिए फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय कंपोनेंट, यानी कि जो हमने कंपोनेंट लिया है वो स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूरी ट्रेवल किया है, और इसको हम डिवाइड करेंगे डिस्टेंस ट्रेवल बाय सॉल्वेंट, यानी कि जो सॉल्वेंट फ्रंट है उसके डिस्टेंस से। तो डीसी और डीएस के रेशियो को हम बोलते हैं आरएफ, यानी कि रिटार्डेशन फैक्टर। तो यहाँ पर डीसी क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय कंपोनेंट, और डीएस क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय सॉल्वेंट। तो इस तरह से हम आरएफ वैल्यू के थ्रू जो सैंपल है उसकी पोलैरिटी को ज्ञात कर सकते हैं।
ठीक है। तो जैसे यहाँ पर हमने अलग अलग 3 सैंपल लिया है, ए, बी और सी। ए जो है 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है, बी जो है 7 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है, और जो सी है वो 15 सेंटीमीटर का जो डिस्टेंस है वो ट्रेवल करता है। और जो सॉल्वेंट फ्रंट है उसका डिस्टेंस है 17 सेंटीमीटर। तो जब हम इसमें डिवाइड करेंगे तो जिसका वैल्यू सबसे कम आएगा उसकी पोलैरिटी अधिक होगी, और जिसका वैल्यू अधिक आएगा उसकी पोलैरिटी कम होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सैंपल ए है, सैंपल ए का जो आरएफ वैल्यू आया है वो आया है 0.23, और सैंपल जो सी है उसका वैल्यू आया है 0.88। तो जो सैंपल ए है इसका आरएफ कम है, यानी कि ये हाई पोलर कंपाउंड है, जबकि सैंपल सी को देखें तो इसका जो आरएफ वैल्यू आया है वो आया है 0.88। तो इसका आरएफ वैल्यू अधिक आया है, तो इसका अधिक आरएफ वैल्यू आने का मतलब इसकी पोलैरिटी जो है वो कम है। तो इस तरह से हम दिए गए सैंपल की पोलैरिटी आरएफ के थ्रू ज्ञात कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हमारा आज का जो ये वीडियो है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी से जुड़ा हुआ वो ख़त्म होता है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और वीडियो से रिलेटेड या फिर टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।